हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। इस सेशन में प्रियम्बल में जो की वर्ड्स मेंशन है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। प्रियम्बल के बारे में और बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानेंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में प्रियम्बल को हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक टर्म सुना होगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया गया था और फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, और बाद में यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको फर्दर चल के प्रियम्बल बोला गया। ओके, तो प्रियम्बल क्या है? एक तरीके से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि आगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, किस तरीके के प्रोविजन है। तो प्रियम्बल को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक विंडो की तरीके से है जिससे हम देखकर, जिसको हम पढ़कर ये समझ जाएंगे कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर क्या है, उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जिस तरीके से घर की एक विंडो के द्वारा, एक कोई घर है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो आप उसकी विंडो के द्वारा जब आप देख सकते हो कि अंदर का इंटीरियर कैसा है, उसी तरीके से इस विंडो के द्वारा, इस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के द्वारा आप ये समझ जाओगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर किस तरीके से है। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो प्रियम्बल का कंसेप्ट है वो हमने किस कंट्री या किस देश से हमने लिया हुआ है। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को हमने डिटेल में समझा था, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस कंट्री से हमने प्रियम्बल का कंसेप्ट लिया है। ओके, तो ये है आपका प्रियम्बल पूरा। अब प्रियम्बल में जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और उसको वहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस कंसेप्ट को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया में जो अल्टीमेट पावर है वो पीपल्स के पास है, जिसे हम पॉपुलर सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद से जो टर्म्स हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ये इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से है। ओके, अभी हम डिटेल में ये एक वन बाय वन इन सारे कंसेप्ट को समझते हैं। पहले एक बार प्रियम्बल को ओवरऑल देख लेते हैं। देन जस्टिस। जस्टिस में 3 तरीके की जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है कि जो प्रियम्बल में जस्टिस है उसके कितने टाइप्स हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। देन लिबर्टी। कई बार क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि किस टाइप की लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में प्रोवाइड की गई है। तो लिबर्टी ऑफ आपका थॉट हो गया, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, लिबर्टी ऑफ बिलीफ हो गया एंड लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली, राइट। ये टर्म्स आपको एज इट इज पता होना चाहिए। आपका एक ऑप्शन ये बना देगा, एक ऑप्शन बी ये बना देगा, ऑप्शन सी ये बना देगा और डी में मान लीजिए कुछ और रख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो लिबर्टी है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की गई है। ओके, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इक्वालिटी। अब इक्वालिटी में बात की गई है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन साथ ही साथ इसमें बात की गई है फ्रेटर्निटी की, कि जो इंडिविजुअल्स की डिग्निटी है उसे इंश्योर किया जाएगा यहाँ पर, और यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन को इंश्योर किया जाएगा। और साथ में लास्ट लाइन पे मेंशन रहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को जो अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया एंड गिव किया ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम सभी को या देशवासियों को, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया प्रियम्बल एज इट इज। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे पूछी जाती है प्रियम्बल से रिलेटेड, आपको जानना ज़रूरी है, वो है अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल। आपको पता है कि
जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका एक बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है, वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 पे लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया था तो क्या चेंजेस किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। तो पहला चेंजेस किया गया था आपका जो ये स्टार्टिंग वाली लाइन है ना, ये सवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यहाँ पर चेंजेस किए गए थे। तो जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल थी कॉन्स्टिट्यूशन की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें सवरिन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये टर्म मेंशन थे। 42nd अमेंडमेंट के बाद से इसमें 2 टर्म इंट्रोड्यूस किए गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ओके, तो अब फाइनल अभी करंट स्टेटस क्या है, सवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। देखो, इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको कि कैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एस से वर्ड है, जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों एकदम अलग से टर्म दिख रहे हैं, इसमें एस तो कहीं है नहीं, तो ये आपको याद रहेगा कि भाई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो पहले से था। देखो, सवरिन तो होगा ही होगा ना। सवरिन का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिया के जितने भी मैटर्स हैं, चाहे वो इंटरनल मैटर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हो, इस पर अब किसकी डिसीजन मेकिंग होगी, इंडिया की, इंडियंस की होगी, इंडियन गवर्नमेंट की होगी। अब कोई फॉरेन गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, जो कि 1947 के पहले तक हुआ करता था। 1947 के पहले तक इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉलोनी थी, तो इंडिया एक सवरिन कंट्री नहीं थी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जब इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, तो कंट्री तो हमारी सवरिन तो बन ही गई थी ना। तो ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होगा ही होगा। ये ऐसे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इन केस अगर कंफ्यूजन आया आपको तब। अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी चीज है। तो नए जो 2 टर्म है एस से, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इसको हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया था। गॉट इट, क्लियर ना, कि आपको अगर इनकेस कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम हॉल में तो कैसे लॉजिक लगाना है। यहाँ पर ये लॉजिक मैंने पर्सनली लगाया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट चेंज किया गया था जो हमारा प्रियम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन था ना, ओरिजिनल, इस पे मैं दिखा देती हूँ कहाँ पर, ये वाला यूनिटी ऑफ द नेशन, इसमें ये इंटीग्रिटी वाला टर्म 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया। तो अब इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये इसका प्रेजेंट स्टेटस है। पहले क्या हुआ करता था, यूनिटी ऑफ द नेशन, अब इसमें इंटीग्रिटी जोड़ दिया है, राइट। तो ये 2 चेंजेस लाए गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें की वर्ड्स की इन प्रियम्बल में, कि जो प्रियम्बल में की वर्ड्स है ना, उसकी थोड़ी सी मीनिंग समझ लेते हैं। कई बार स्टेटमेंट में हो सकता है, पूछ सकता है, ये आपको जनरली ऐसे भी पता होना चाहिए। तो सवरिन मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से इंडिया अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स की ऑटोनॉमी किसके पास आ गई, इंडिया के पास आ गई। अब इंडियन गवर्नमेंट डिसीजंस बनाएगी, ना कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब अब फॉरेन गवर्नमेंट हम पर कोई अपनी विल नहीं इम्पोज कर सकती। ओके, अब हम सोल अथॉरिटी हमारी कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट है, वो डिसीजन लेगी कि हमें क्या करना है। एक छोटा सा इसका मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कोल्ड वॉर आपने सुना होगा, जो एक तरफ रसिया था, एक तरफ यूएसए का ग्रुप था, एक तरफ रसिया का ग्रुप था। ओके, तो ये दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था आइडियोलॉजी को लेकर। तो यूएसए ने बहुत कोशिश की कि इंडिया हमारी तरफ शामिल हो जाए हमारी आइडियोलॉजी में, लेकिन इंडिया और इंडिया के लाइक माइंडेड, इंडिया जैसी बहुत सारी और कंट्रीज जिन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि भाई ना तो हम रसिया के साथ जाएंगे ना हम यूएसए के साथ जाएंगे, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट तरीके से परस्यू करेंगे। ओके, गेटिंग इट। तो ये एक एग्जांपल है। देन नेक्स्ट कीवर्ड आ जाता है सोशलिज्म। सोशलिज्म बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, जहाँ पर रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, जो कॉमर्स एंड ट्रेड है, ये सारी चीज़ों पे
कम्युनिटी के सभी मेंबर्स का इक्वल एक्सेस होगा। ओके, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहां पर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का कब्जा नहीं होगा। सोशलिज्म सिंपल सा ये है। सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट इंडिया में जो अडॉप्ट किया गया है वो वेस्टर्न मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये वेस्टर्न मॉडल थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ क्या है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म बेसिकली क्या है, ये निगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म अडॉप्ट करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ये रिलीजन हो गया और ये आपका स्टेट हो गया पॉलिटिक्स। सो रिलीजन और स्टेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जो रिलीजन है वो इंडिविजुअल्स के पर्सनल डोमेन में आता है और इंडिविजुअल अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बिलीफ रख सकते हैं, फेथ रख सकते हैं। मतलब एक तरीके से कंपार्टमेंट हो गया कि रिलीजन का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब पॉजिटिव कंसेप्ट क्या है इंडिया में जो अडॉप्ट किया गया। इंडिया में इस तरीके का कंपार्टमेंट नहीं बनाया गया, एक बाउंड्रीज नहीं बनाई गई इस तरीके से। इंडिया में सिंपली क्या लिखा जाता है कि इंडिया में सभी रिलीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंजॉय द सेम स्टेटस सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। मतलब रिलीजन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ओके, जैसे कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं स्ट्रेंथ में तो उनको ज़्यादा सपोर्ट दे, ऐसा कुछ नहीं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की कि जो सभी जितने भी रिलीजन है इंडिया में उनको सेम स्टेटस एंड सेम सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से कंपार्टमेंट की बात नहीं की गई, बट हाँ ये भी बात की गई है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। तो ये पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इंडिया का मॉडल समझ में आया कि ये वेस्टर्न मॉडल से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर डेमोक्रेसी एक कीवर्ड मिलेगा। डेमोक्रेसी आपको पता है पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब अल्टीमेट पावर या ऑब्सोल्यूट कंट्रोल जो है पावर का वो किस ओवर द गवर्नमेंट किसके पास है, पीपल के पास है। क्योंकि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जनता डिसाइड करेगी कि भाई हमें कौन सी गवर्नमेंट चाहिए, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन से हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। ओके, अब इसका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, आप कैसे देख सकते हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी है। यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग जो होती है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, हम सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, रूल ऑफ लॉ है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करती हैं। रिपब्लिक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो क्या है, इलेक्टेड होगा। अब इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है होता है, प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का जस्ट अपोजिट टर्म होता है मोनार्की। ओके, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है, वो हेरिडेटरी पोजीशन होती है। ओके, उसमें उसका इलेक्शन नहीं होता है। और रिपब्लिक में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। देन फ्रेटर्निटी का मतलब ये है सेंस ऑफ ब्रदरहुड या सिस्टरहुड। एक तरीके से एक बिलोंगिंगनेस होती है, एक अटैचमेंट टू द नेशन होता है, दैट वी आर इंडियंस। ये हो गया फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो ये थे कुछ कीवर्ड्स जो हमने प्रियम्बल्स के यहाँ पर देखे हैं, और ये हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं प्रियम्बल वाला सेक्शन या प्रियम्बल वाला टॉपिक, जहाँ पर हमने प्रियम्बल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, प्रियम्बल में जो कीवर्ड्स मेंशन है उसको हमने समझ लिया, प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ था 42 हमने उसको समझ लिया। और यही डायमेंशंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने आपको बीच बीच में हाईलाइट भी किया कि कहाँ पर आपको स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। सो आई होप कि आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।